नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, दरअसल वो पिछले कुछ दिनों से देश की धड़कनों का सवाल था। सवाल इस बात का कि देश में किसी पीड़िता को न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अदालतों के चक्कर काटना, पुलिस थानों के चक्कर काटना, तमाम बड़े ऐसे रसूखदार लोगों के चक्कर काटना ताकि इस देश में एक कमज़ोर व्यक्ति को न्याय मिल सके, एक कमज़ोर महिला को न्याय मिल सके। क्या ये सवाल सवाल बन कर के ही हमारे आपके सामने खड़ा रहेगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न। जिस दिन से दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में फैसला दिया, उस दिन से ही सवाल हमारे सामने यक्ष प्रश्न की तरह खड़ा था कि आखिर हम किस ओर जा रहे हैं? किस दिशा में जा रहे हैं? एक समाज के तौर पर भारत विकसित राष्ट्र बनना चाहता है, बनने जा रहा है या फिर एक इस प्रकार का राष्ट्र जहां पर बाहुबली, ताकतवर, पूंजीपति इस तरह का रसूख वाला व्यक्ति किसी के भी साथ किसी भी तरह का अपराध करेगा और अदालतों से उसको न्याय मिल जाएगा, अदालतों से उसको मुक्ति मिल जाएगी। यही हुआ कुलदीप सिंह सेंगर के साथ। उन्नाव के विधायक विधायक रहे ऐसे कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर बलात्कार, अपहरण, हत्या, हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज हुए। पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उन पर यह आरोप था कि एक नाबालिग बच्ची के साथ उन्होंने बलात्कार किया, उसका अपहरण किया, बाद में उसके पिता की हत्या कर दी, उस पर भी जानलेवा हमला किया, इस तरह के आरोप लगे। सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच की और लोअर कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी। अब ये मामला नेक्स्ट लेवल पर सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में गया। दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही थी। वहां पर जो कुलदीप सेंगर हैं, उनके पक्ष ने ये दलीलें दी कि कुछ चीजें जो है वो इस केस की ऐसी हैं जो उनके पक्ष के हिसाब से गलत तरीके से सीबीआई ने ट्रीट की। उनका ये आरोप था कि जो पीड़िता है उसके एप्लीकेशन में अलग-अलग समय पर जो है वो अलग-अलग वक्त जो है वो जाहिर किए गए थे घटना को लेकर के। ये भी कहा गया कि पहले उनका नाम एफआईआर में नहीं था, बाद में उनका नाम शामिल किया गया। ये भी कहा गया कि जिस तरीके से पीड़िता ने अपनी लोकेशन बताई, जो टाइमिंग थी घटना की वो बताई, उसके लिहाज से वो उनकी पोजीशन अलग जगह पर थी और उनकी लोकेशन जो है वो अलग जगह पर दिखाई। ये भी कहा गया, एक विषय ये भी रखा गया कि जो पीड़िता है उसकी उम्र जो है वो कम दिखाई गई, जबकि वो वयस्क थी, यानी वो नाबालिग नहीं थी, क्योंकि नाबालिग होने में उसके ऊपर जो धाराएं लगती है किसी आरोपी के ऊपर या कुलदीप सेंगर के ऊपर, वो धाराएं गंभीर हो जाती है। ऐसे में एक और बिंदु जो है वो सामने रखा गया और वो बिंदु ये था कि कुलदीप सिंह सेंगर लोक सेवक नहीं थे, क्योंकि वो विधायक थे। विधायक और सांसद को लोक सेवक के दायरे में नहीं रखा जाता, जबकि सरकारी कर्मचारी चाहे वो सिपाही स्तर का हो, कांस्टेबल स्तर का हो या फिर क्लर्क स्तर का, उसको लोक सेवक माना जाता है। तो अब ये तमाम सारी चीजें जो है वो इसमें शामिल की गई थी और इसके आधार पर ये जो लोक सेवक वाला बिंदु है, इसको कहीं ना कहीं अदालत ने जो है सामने रखा, उसका इंटरप्रिटेशन किया और उस इंटरप्रिटेशन के आधार पर कुलदीप सिंह सेंगर को बेल दे दी। हालांकि बेल में कुछ शर्तें रखी गई। ये कहा गया कि जो पीड़िता है उसको किसी भी तरीके से ह्यूमिलिएट नहीं करना है, उसके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं डालना है, अन्यथा जमानत रद्द हो जाएगी। ये कहा गया कि 5 किलोमीटर के दायरे में पीड़िता जहां है वहां पर कुलदीप सिंह सेंगर की उपस्थिति नहीं होगी, वो दिल्ली में ही रहेंगे। इस तरह के तमाम सारे जो है प्रावधान उनको लेकर के किए गए। उनको सप्ताह में 1 दिन पुलिस स्टेशन में जाकर के अपनी हाजिरी देनी होगी। ये सब बातें भी उनके साथ साथ उनको बोली गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये सारी चीजें फिजिबल थी क्या? जो इतना रसूखदार है, इतना ताकतवर है, जिसकी पहुंच इतनी ज्यादा है, जो अलग अलग सियासी पार्टियों से अलग अलग विधानसभा की सीटों का जनप्रतिनिधि रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव में 3 अलग अलग पार्टियों के साथ अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहा। वो समाजवादी पार्टी के साथ विधायक था 2012 से 17 के बीच में। उससे पहले वो बहुजन समाज पार्टी का विधायक था और जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता आई तो 2017 में वो उन्नाव के बांगरमऊ सीट से विधायक था बीजेपी। एक रसूखदार व्यक्ति, एक बड़ा आर्थिक साम्राज्य, जिला पंचायत पर भी उसका कब्जा, उसकी पत्नी जो है जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ करती थी। तो एक पूरा नेक्सस था, एक पूरा नेटवर्क था उन्नाव के अंदर कुलदीप सिंह सेंगर का और वो रसूख दिखाई पड़ता। इस पूरे मामले की
तह तक जब सीबीआई गई, सीबीआई ने जब इस पूरे प्रकरण की जांच की तो बहुत सारी तस्वीरें जो है वो उनके सामने आई। और उन तस्वीरों में जो बिंदु थे, अगर आप उनका आकलन करें कि कैसे घटना हुई, घटना होने के बाद किस तरीके से पीड़िता के पिता को जो है बंधक बनाया गया, उसकी पिटाई की गई, बाद में पुलिस ने पुलिस स्टेशन के अंदर जमकर पिटाई की उसके पिता की, पीड़िता के, और अंत में एक मामले में मुकदमे में फंसाकर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अब उसकी मौत के मामले का सीबीआई ने भी इन्वेस्टिगेशन किया है और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में न सिर्फ कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार के, उनके भाई, उनको सबको इस मामले में दोषी माना है, बल्कि पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ थे उनको भी दोषी माना। यानी पुलिस और रसूखदार व्यक्ति दोनों ने मिलकर के पीड़िता की कमर तोड़ने की कोशिश की। यानी उसके परिवार में उसका पिता सबसे मुखिया था, आय का सबसे बड़ा स्रोत था, उसकी ही हत्या कर दी इतनी निर्ममता के साथ। और उसके बाद ये मामला आगे बढ़ा। पीड़िता ने उसी दरमियान जो है ये कोशिश की थी कि वो आत्मदाह करे, क्योंकि उसके मामले में सुनवाई नहीं हो रही थी। जो आरोपी थे वो रसूखदार लोग थे, रसूखदार लोगों के खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रही थी। तो लखनऊ में एक आत्मदाह की कोशिश पीड़िता की तरफ से की गई। पिता की उसके मौत की बात जब सामने आई, तब जाकर के उसके मामले को संजीदा तरीके से सोसाइटी ने भी देखा, कानून ने भी देखा, सरकारों ने भी देखा। सरकार, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार, बीजेपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार कानून व्यवस्था के प्रमुख मुद्दे पर ही सत्ता में आई थी और उसके सरकार संचालन का एक प्रमुख बिंदु, प्रमुख एजेंडा लॉ एंड ऑर्डर था। ऐसे में सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर, सरकार के रसूख पर सवाल उठा, उसके अपने विधायक के कारण, सत्ता के बैठे हुए विधायक के कारण। तो सरकार ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया। सीबीआई ने इस मामले में तत्काल ही कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ एफआईआर की और उसके बाद फिर आगे चल करके उसमें चार्जशीट हुआ, चार्जेस फ्रेम हुए और अंततः जो है इस पूरे मामले में सजा हो गई कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास। अब आप देखिए इस बीच क्या क्या होता है। इस बीच पीड़िता के परिजनों को, जब वो रायबरेली जा रही थी उन्नाव से, गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी जाती है, एक गाड़ी एक्सीडेंट करती है और उस एक्सीडेंट में, और ये कहा जाता है कि एक बार वो गाड़ी नहीं कुचलती और उस गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं होता है क्लियर, वो गाड़ी कुचलती है पीड़िता की गाड़ी को और उसमें, उस दुर्घटना में पीड़िता गंभीर रूप से घायल होती है। शरीर की कई सारी उसकी पसलियां टूट जाती है, वो कई दिनों तक आईसीयू में रहती है और उसकी चाची और मौसी की उसी दुर्घटना में मौत हो जाती है, यहां तक कि उसके वकील की भी मौत हो जाती है बाद। तो इस तरह की स्थिति, इस तरह की मानसिक स्थिति, इस तरह की सामाजिक स्थिति, इस तरह के दबाव वाली स्थिति से अगर निकल करके कोई पीड़िता अपनी जंग, अपने लिए न्याय की जंग लड़ रही है और अगर उस बीच आरोपियों को जमानत दे दी जाए, जिनको निचली अदालत ने गंभीर रूप से आरोपी माना है, गंभीर रूप से आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, क्या उसको किसी भी आधार पर अदालत को छोड़ना चाहिए था? ये एक प्रमुख बात थी और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरे मामले में जनता के दबाव में, उस पीड़िता के प्रयास से, उस पीड़िता के साथ उन सामाजिक संगठनों के प्रयास से, सोशल मीडिया पर जिस तरह के नैरेटिव बन रहे थे, उनके दबाव से सरकार के ऊपर एक प्रेशर बना। सीबीआई ने अंततः ये फैसला किया कि वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करे और उस एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सुनवाई करते हुए इस मामले में जब सुनवाई की तो बहुत सारे बिंदु व्यापक तौर पर रखे गए। अदालत ने कहा कि जो स्टे है उसी पर आगे चल करके विचार होगा, लेकिन फिलहाल जमानत को रद्द माना जा रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर को पक्ष को कहा कि वो 2 सप्ताह के अंदर अपना पक्ष जो है वो एफिडेविट के तौर पर अदालत के सामने रख दें। अदालत आगे सुनवाई करेगी इस मामले की, लेकिन जिस तरह के हीनियस क्राइम के आरोपी इस मामले में आरोपित हैं, उस तरीके के आरोपियों को जमानत पर रिहा करना बिल्कुल उचित नहीं है, अदालत ने भी माना। यहां तक कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से भी ये दलील दी गई कि पास्को एक्ट की धाराओं के तहत जो क्लॉजेस का इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से हुआ हाई कोर्ट के अंदर, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है और ये इशारा, ये बहुत साफ तरीके से उसमें इंगित है कि कहीं से भी जो विधायक और सांसद है उनको किसी भी तरीके से उसमें छूट नहीं है।
तो ऐसे में अगर उनको छूट नहीं है, अगर उन पर इतने गंभीर आरोप हैं, पीड़िता के दर्द को समझना इस मोड़ पर बेहद आवश्यक है। न सिर्फ उसके न्याय की प्रक्रिया किसी अदालत से किसी आरोपी को फांसी पर चढ़ा देने या आजीवन कारावास देने से समाप्त होगी, बल्कि उसका पुनर्वास भी उतना ही जरूरी है। उसकी आर्थिक कमर टूट चुकी है, सामाजिक तौर पर वो हाशिए पर है, उसके 2 मासूम बच्चे हैं। इस घटना के बाद उसकी शादी हुई थी। कोई उससे शादी करने को तैयार नहीं था। एक विकलांग व्यक्ति से उसने विवाह किया, उससे उसके 2 बच्चे हुए। उसने एक सामाजिक जीवन को सामान्य जीवन के तौर पर ढर्रे पर चलाने की कोशिश की, लेकिन वो बार-बार इन चुनौतियों से रूबरू हो रही है। उसके अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देने के लिए वो मोहताज है। उसके पास आय के वैकल्पिक साधन नहीं है। उसके परिवार में आय का सबसे बड़ा स्रोत उसका पिता इसी घटना का हिस्सा बन चुका है, उसकी मौत हो चुकी है। उसकी माँ का भी जो है आधार, उसकी जीविका उसके ऊपर निर्भर है। ऐसे में जब सामाजिक तौर पर इस तरह का दबाव बनता है, इस तरह के रसूखदार लोग आपके अपोनेंट होते हैं, तो समाज में भी उनको किराए पर घर मिलना, नौकरी मिलना, उनके सामाजिक तौर पर जो उनका जीवन है, उसकी स्वच्छंदता, उसकी स्वतंत्रता पर बार-बार कुठाराघात होता है, बार-बार उसको चुनौती मिलती है। और ये चुनौती उन्नाव की इस पीड़िता को भी मिली है। अब एक और पक्ष इसमें सामने आ रहा है, वो पक्ष है दरअसल कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी का, जिन्होंने इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखने की कोशिश की। उसको भी हम आपके सामने रख देते हैं, ताकि ये भी पक्ष जो है वो कहीं न कहीं सामने आ जाए। उनकी बेटी है, उनका ये कहना है कि हम 8 सालों से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और मेरे परिवार के दुःख का कोई मतलब नहीं है। ये बात कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी कहती हैं। एक बाकायदा ट्वीट कर करके उनकी बेटी इशिता सेंगर, डॉक्टर इशिता सेंगर हैं, उन्होंने बाकायदा जो है एक अपील की है और उस अपील में उन्होंने कहा है कि टू द ऑनरेबल अथॉरिटीज ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, आई एम राइटिंग दिस लेटर एज अ डॉटर who is exhausted, frightened and slowly losing faith, but still holding on to hope because there is nowhere else left to go. For 8 years my family and I have waited quietly. ये डॉक्टर इशिता सेंगर लिखती हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से उनके परिवार ने 8 साल तक न्याय, संघर्ष, सामाजिक और संस्थागत असमानताओं के प्रति अपनी जो व्यथा है उसको व्यक्त करने की कोशिश की है, लेकिन उनके परिवार की किसी ने नहीं सुनी है। वो ये कह रहे हैं कि उनके परिवार ने हमेशा कानून और संस्थाओं पर भरोसा रखा, कभी प्रदर्शन या मीडिया ट्रायल का सहारा नहीं लिया है। ये बात वो ये कह रही हैं। इशिता सेंगर ये भी कहती हैं कि केवल बीजेपी के विधायक की बेटी के रूप में उनको देखा जा रहा है, न कि एक इंसान के रूप में, एक सामान्य पिता की बेटी के रूप में। उनका कहना है कि इस तरह की पहचान ने उनकी पूरी मानवता को मिटा दिया है, उन्हें अपनी बात रखने के अधिकार से वंचित किया है। इसके साथ ही वो सोशल मीडिया पर मिल रही लगातार अपमानजनक टिप्पणियों और धमकियों भरी जो लगातार पोस्ट हो रही हैं, उनको लेकर के भी एक तरीके से भय जो है वो जाहिर करने की कोशिश की है। वो कह रही है कि उनका पूरा परिवार चुप इसलिए रहा क्योंकि उन्हें भरोसा था कि सच की बात कानून सुनेगा। डॉक्टर सीता ये भी कहती हैं कि वर्षों तक प्रशासन, संस्था और मीडिया के दरवाजे खटखटाने के बावजूद उनकी बात कभी नहीं सुनी गई। वो ये भी कह रही है कि मौजूदा माहौल पर जिस तरीके का है, उसमें डर और दबाव के कारण लोग सच बोलने से डर रहे हैं। ये डॉक्टर इशिता सेंगर अपने बयान में कह रही हैं। अब सवाल ये है कि वो किसके डर में, वो किसके भय से? इशिता सेंगर के पिता ने जो अपराध किया और जिस अपराध में सीबीआई ने उनको चार्जशीटेड किया, उनको सजा हुई लोअर कोर्ट से, और फिर भी वो ये कह रही हैं कि उनके पिता निर्दोष हैं। उनको डर और भय है। डर और भय उनको होता तो शायद वो संघर्ष कर रही होती सड़कों पर, जैसे पीड़िता उन्नाव की कर रही है। न सिर्फ उसका अपहरण हुआ बल्कि उसका बलात्कार हुआ। बलात्कार के बाद उसके पिता की हत्या हो गई आकस्मिक तौर पर, फिर उसकी मौसी और चाची की मौत हो गई। आप कैसे तुलना कर सकती हैं उसके अपने जीवन से? लेकिन ये बड़ा चैलेंज है, चूंकि ये
उनकी बेटियों का पक्ष था। उनकी बेटी इशिता के अलावा ऐश्वर्या सेंगर ने भी अपना पक्ष रखा और वो कह रही हैं कि मेरे पिता ने अगर उस लड़की यानी जो उन्नाव की पीड़िता है उसकी तरफ कभी 1 मिनट के लिए भी आँख उठा करके देखा हो तो उन्हें फांसी दे दी जाए। ऐश्वर्या कहती हैं कि रेप पीड़िता के चाचा हिस्ट्री सीटर रहे हैं, अभी तिहाड़ जेल में हैं, उन पर 17 मुकदमे हैं। मेरे चाचा पर भी उन्होंने हमला किया था। रेप पीड़िता के परिवार से हमारी पुरानी दुश्मनी है, पुरानी रंजिश है। इस केस से पहले की हमारी दुश्मनी है। मीडिया वाले रेप पीड़िता से एक सबूत मांग लें कि उसके साथ गलत हुआ तो कैसे हुआ, उसके पास क्या सबूत है। रेप पीड़िता ने पहले अन्य लोगों पर केस किया था। 2.5 महीने बाद सोच समझकर मेरे पिता को इस पूरे मामले में शामिल कर लिया, जोड़ लिया और ये सबसे बड़ा कारण रहा जिसके नाते मेरा परिवार इस वक्त ये कष्ट जो है वो झेल रहा है। अब ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने इस मामले में सामाजिक तौर पर टिप्पणी की। मैंने देखा अलका लांबा जो कांग्रेस की महिला विंग की अध्यक्षा हैं, उन्होंने प्रतिक्रिया दी। इसके अलावा मैंने देखा जो प्रियंका चतुर्वेदी हैं राज्यसभा की सांसद शिवसेना की, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई और उनका कहना था कि ये अदालत ने जो फैसला किया है उसने एक बार फिर रिस्टोर किया इस बात को कि अदालत उन तमाम जो बलात्कार के मामलों की पीड़िता महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनके पक्ष को प्रमुखता से सामने रखकर फैसला करती है। आज जब मैं देख रहा था जो पीड़िता है उससे जुड़े हुए जो लॉयर थे वो बाहर सामने आए और बाहर निकल करके उन्होंने कुछ आरोप सीबीआई पर भी लगाए। उनका कहना था कि सीबीआई जो है वो पूरी तरीके से उनका पक्ष नहीं रख रही है। उनका कहना है कि सीबीआई ने हमको एसएलपी की कॉपी तक नहीं जो है अंत तक मुहैया कराई, बहुत आखिरी लम्हों में उनको एसएलपी की कॉपी मिली। उनको पार्टी नहीं बनाया ताकि वो इस मामले में पक्ष रख सकें और जो दलीलें सीबीआई की तरफ से इस केस में रखी गई हैं वो कह रहे हैं कि वो बेहद कमजोर हैं। वो कह रहे हैं ये तो बहुत छोटी बात है कि लोक सेवक वो थे या नहीं थे, पर इससे ज्यादा गंभीर तथ्य इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं और उन तथ्यों को रखने में कहीं ना कहीं सीबीआई ने हीला हवाली की, उनके लॉयर्स ने हीला हवाली की। बेहतर होता कि वो हमको इस पूरे मामले में क्लब करते, क्योंकि हम पीड़ित पक्ष हैं, हम उस बात को ज्यादा मुस्तैदी से ज्यादा तैयारी के साथ रख सकते थे, क्योंकि अदालतों से अदालतों तक हमारा लगातार इस मामले को फेस करने का अनुभव रहा है। ये बात भी उनके वकील ने कही कि चूंकि कुछ पिटीशंस ऐसी भी हैं जिन पिटीशंस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है, हालांकि वो किनारे लगा दी गई हैं, हाशिए पर हैं अभी, उनकी फाइलें जो है वो धूल खा रही हैं, जिनमें ये बात तय होनी थी कि जो बलात्कार पीड़ित या समाज में इस तरीके के अपराध से पीड़ित महिलाएं बच्चियां हैं उनके मामले को लेकर के एकीकृत तौर पर एक कुछ मॉडल जो है वो तैयार किया जाए, ताकि पीड़ितों को न सिर्फ इंसाफ मिल सके बल्कि सामाजिक इंसाफ मिल सके। समाज में स्थापित होने के लिए, पुनर्वास करने के लिए, उनको फिर से उन तमाम जीवन को जीने की कोशिशें करने के लिए एक मौका मिल सके, एक आर्थिक संबल मिल सके, सामाजिक संबल मिल सके, इस बात का प्रयास होना चाहिए। लेकिन अदालत में इसका प्रयास नहीं हो पा रहा है। इस प्रकरण को लेकर के भी पीड़िता के पक्ष के वकील का कहना था कि वो कोशिश करेंगे कि अगली सुनवाई में जब आए तो तैयारी के साथ आए और अदालत से इस बात की अपील करें कि उनको भी उस मामले में पक्षकार बनाया जाए, ताकि वो अपनी दलीलें सीबीआई के साथ अलाइन होकर के भी जरूरत पड़े तो रख सकें या इंडिपेंडेंटली भी सामने रख सकें, ताकि जो आरोपी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे तो रह ही रहे, साथ ही उनको कठोरतम सजा इस पूरे प्रकरण में मिल सके। लेकिन सबसे अंत में ये बात मैं प्रमुखता से कहूंगा कि जो सबसे ज्यादा आवश्यक है वो है पीड़िता की आर्थिक मदद। पीड़िता की आर्थिक मदद के साथ साथ उसके पुनर्वास की व्यवस्था, उसके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, उसके पति के रोजगार की व्यवस्था, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था, इन तमाम व्यवस्थाओं को करना होगा, क्योंकि जीवन में जब तक कुलदीप सेंगर जिंदा रहेगा, जब तक कुलदीप सेंगर सलाखों के पीछे भी रहेगा, पीड़िता हमेशा भय में रहेगी, उसके जीवन पर हमेशा संकट होगा, उसके बच्चों के जीवन पर संकट होगा, उसके पति के जीवन पर संकट होगा, क्योंकि यही विडंबना है समाज की कि जो रसूखदार है उसका दमखम हमेशा रहता है, उसके चाहने वाले, उसको सपोर्ट करने वाले लोगों की एक लंबी फहरिस्त है, ताकतवर लोगों की एक लंबी फहरिस्त है।
आज अदालत में भी ये कहा गया कि बड़ी संख्या में उनके पक्ष में, यानी कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में बड़े-बड़े वकील अदालत के अंदर मौजूद थे, जिन्होंने बड़ी मजबूती से इस बात की कोशिश की कि अदालत को अपने रसूख से, अपने प्रभाव से प्रभाव में लिया जाए। लेकिन चूंकि भारत का संविधान, भारत का जन समर्थन, भारत का समाज, वो हमेशा उसकी भावनाएं कमजोर व्यक्ति के पक्ष में होती हैं। इस मामले में भी कमजोर व्यक्ति के पक्ष में थी। शायद इसलिए आज जो ये जमानत का मामला था, उस पर फिलहाल जो पीड़ित पक्ष है उसको राहत मिली है। लेकिन अभी बहुत शुरुआती, एक तरीके से आप कहें कि ये जीत है। अभी बहुत लंबी मंजिल है, सजा को अंतिम पायदान तक पहुंचना है। और आपने देखा कई सारे मामलों में, वो चाहे अमरमणि त्रिपाठी का मामला हो, आनंद मोहन सिंह का मामला हो, उन मामलों में आरोपी कैसे अदालतों से बाहर आ गया, और अदालतों से बाहर आकर के न सिर्फ वो सामाजिक जीवन जी रहे हैं, बल्कि राजनीतिक जीवन भी जी रहे हैं। अपने परिवार में अपने बच्चों को राजनीति में स्थापित कर रहे हैं, अपनी बच्चियों को राजनीति में स्थापित कर रहे हैं, राजनीतिक साजिशें कर रहे हैं, राजनीतिक प्लानिंग कर रहे हैं, भविष्य के चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर किस जुर्म की उनको सजा मिली है? और क्या जुर्म हुआ नहीं था? सर्वोच्च अदालतों से मिले हुए सजाओं के बावजूद वो जेल की सलाखों से बाहर है। तो क्या ये भी कुलदीप सिंह सेंगर के साथ भी ऐसा ही होगा? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, हमारी नज़र भी उस पर है। साथ ही साथ इस बात की अपील आखिर में फिर से कि पीड़िता को मदद करिए, उसकी आर्थिक मदद करिए, उसकी सामाजिक मदद करिए। सरकार उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करे और उसके आर्थिक, जो उसका आर्थिक मजबूती है, उसको लेकर के कुछ मजबूत निर्णय ले। धन्यवाद। नमस्कार।